हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? एंड आई होप कि मैंने जो वीडियो बनाया है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो आपने अच्छे से देखा होगा, प्रैक्टिस किया होगा और समझ गए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें 4-5 वर्ड प्रॉब्लम हमें बनाने हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में, तो उसमें ज़्यादा आपको परेशानी होगी नहीं अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका कहना है, इससे पहले भी हम लोग फॉर्म वाला पढ़ चुके हैं कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम, उससे पहले क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है, बनाना है, और उसके बाद फाइंड देयर सॉल्यूशंस। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इस एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कोई दो नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस कितना है? 26 है। और क्या कंडीशन दिया है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। एंड देन फाइंड दोज नंबर्स। उन नंबर्स को हमको फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको बताया था कि जिस चीज़ को फाइंड आउट करना होता है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं कि लेट वन नंबर, दो नंबर है ना, तो एक नंबर को हम लोग x ले लिए और दूसरा वाला जो नंबर है अदर नंबर वो y ले लिए हम लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल्स, तो 2 वेरिएबल ले लिए। अब क्या कहता है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। कोई इसमें से, दोनों में से कोई एक नंबर ऐसा है जो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि y जो है वो 3 टाइम्स x है। एक ये किससे हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हम y बराबर 3x लिए, x बराबर 3y ले सकते हैं। अभी तो हम लोग को मालूम ही नहीं है कि कौन किसका 3 टाइम्स है, तो किसी को भी हम लोग ले सकते हैं। x बराबर भी 3y ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हमने लिया y इज इक्वल टू 3x की y जो नंबर है वो x का 3 टाइम्स है, यानी कि x छोटा है और y क्या है? बड़ा है। y इज ग्रेटर देन x। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि y चूंकि x का 3 गुना है तो y बड़ा है x से। अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। तो हम लोग इसमें भी अकॉर्डिंग टू, ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक हमारा हो गया, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। मतलब कि दोनों नंबर का डिफरेंस, तो बड़े वाले में से हम लोग छोटे वाले को माइनस कर लिए। अब यहाँ ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ ऑलरेडी y के जगह 3x है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग 1 इन 2। 2 में 1 को यूज किए तो हमारा क्या आ रहा है? y के जगह क्या लिखेंगे? यहाँ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 है और y का वैल्यू हमारा है 3x1 में। तो इस 3x को यहाँ y के जगह हम लोग पुट किए, तो यहाँ से इज इक्वल टू 26 और ये हो गया हमारा 2x इज इक्वल टू 26। तो इसके आगे आपको पता है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो x जो हमारा हुआ वो निकल गया 13। तो इस x के वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में हम लोग इसको पुट किए तो y इज इक्वल टू 3x है। तो ये हो गया 3 इंटू 13 यानी कि 39। तो हमारा दोनों नंबर फाइंड आउट हो गया। एक नंबर जो x था वो 13 हो गया। देयरफॉर वन नंबर इसमें से क्या है? पहला नंबर जो है वो 13 है, मतलब जिसको हम लोग x लिए थे। तो x लिए तो x इज इक्वल टू 13 हो गया। और अदर नंबर हम लोग क्या माने थे? अदर नंबर जो है हमारा
वो सपोज किए थे y, और y का वैल्यू आया है 39, जो कि x का 3 टाइम्स है। 13 का 3 टाइम्स 39, दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस 26 आ रहा है। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है कि आप घबरा जाइए। बच्चे कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगा, अरे कुछ तो ट्राई कीजिए, जो आपका स्टेटमेंट दिया है उससे इक्वेशन बनाना धीरे धीरे सीखिए। इसी थर्ड में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, वो है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो आपको पता है कि किसी 2 एंगल का सम कितना होगा, 180। तो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उसमें एक बड़ा है एक छोटा है। लार्जर मतलब बड़ा वाला। एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटी वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इससे इक्वेशन बन जाएगा। और सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं कि दोनों एंगल को जब ऐड किया जाएगा तो 180 डिग्री होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं फिर सॉल्यूशन में कि लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग सपोज कर रहे हैं, एंगल्स आर एक्स एंड वाई। हम लोग क्या लिए, x और y लिए। अब इसमें से कोई एक क्या है दूसरे से बड़ा है, दे रहा है क्वेश्चन में। तो सप्लीमेंट्री एंगल है सबसे पहले, तो क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल का प्लस जो है 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल का कंडीशन है कि जो भी 2 एंगल सप्लीमेंट्री है उसका सम जो होता है 180 डिग्री। तो एक इक्वेशन हमारा आ गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि कोई इसमें से ले लीजिए, कौन बड़ा है, जिसको भी आप चाहिए मान सकते हैं। तो y मान लेते हैं कि बड़ा है x से। y जो है बड़ा, सप्लीमेंट्री एंगल 2 है उसमें से y बड़ा है। तो कह रहा है कि जो लार्जर है वो एक्सीड करता है स्मॉलर को बाय 18 डिग्री। अब लार्जर इसमें से कौन है, y है। ये हम लोग मान लिए हैं कि y जो है बड़ा है x से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या होगा, y जो है एक्सीड, इज, वाज, विल, सबका मीनिंग होता है इक्वल। तो एक्सीड जो यहाँ है इसका मतलब है कि इक्वल साइन वहाँ डालेंगे। स्मॉलर, तो स्मॉलर कौन है, x, कितना उससे एक्सीड कर रहा है, 18 डिग्री। ये बना हमारा दूसरा इक्वेशन। कह रहा है कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब यहाँ प्लस करेंगे। अगर कहता कि कम है तो हम लोग उसमें से 18 डिग्री माइनस करते। तो हमारा यहाँ पर y का जो वैल्यू निकला, इसको हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यूजिंग 2 in 1 में इसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x तो x है, y के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 18 डिग्री। किसके जगह लिख रहे हैं, y के जगह। हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे जो काफ़ी आसान है। तो एक्सीड का मतलब आप समझ गए ना, इक्वल साइन लिखना है। विल हो, वाज हो, इज हो, मतलब स्टेटमेंट बना कोई इक्वेशन में कन्वर्ट करते इसमें आपको इक्वल का साइन देना है। तो यहाँ से हमारा क्या आया, x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा यहाँ से आया 2x, x और x 2x और प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो नंबर को उस साइड जैसे आप ले गए 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो कितना आया आपका 162 डिग्री है। और जब x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 162 डिग्री बाय 2 यानी कि 81 डिग्री। x का वैल्यू हमारा निकल गया 81 डिग्री। अब y का निकालना है तो किसको लेंगे हम लोग, इसको, जहाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 लिखा हुआ है। तो फ्रॉम 2 हम लोग निकालते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18 डिग्री
और x के जगह आप क्या पुट करेंगे 81, तो 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री कितना हो गया आपका 99 डिग्री। तो x निकला 81 जो है, तो हम क्या माने थे सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारा क्या होगा, देयरफॉर सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, दो हम लोग का निकला 81 डिग्री और 99 डिग्री। अब इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। और ये जो 99 है 81 से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इस तरह से हमारा जो है चेक भी हम लोग कर लिए कि हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि कोई क्रिकेट टीम है, उसके कोच हैं, तो उन्होंने क्या किया, परचेज किया 7 बैट और 6 बॉल और उनको पे करना पड़ा कितना 3800 रुपीज़। मतलब 7 बैट और 6 बॉल जब वो लिए तो कुल उनको टोटल अमाउंट 3800 पे करना पड़ा। सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब फिर वो क्या खरीदे 3 बैट और 5 बॉल्स, तो उनको कितना पे करना पड़ा 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मैंने आपको कहा है कि वर्ड प्रॉब्लम में जो निकालना है आपको, जैसे कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, इसको आपको पहले सपोज करना होगा। तो हम लोग सपोज करते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, या 1 बैट कहिए, अब ईच बैट से अच्छा है कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो है हम लोग ₹X मान लिए, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल जो है उसको हम लोग Y मान लिए ₹Y। अब आप जानते हैं कि अगर एक बैट का कॉस्ट अगर मान लीजिए कि 200 मान लीजिए, तो एक बैट का कॉस्ट अगर 200 होता तो 7 बॉल का बैट का कॉस्ट क्या होता 7 × 200। मतलब कि जितना आप खरीद रहे हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करना है, तो कॉमन सेंस है। अगर 6 बॉल है, एक बॉल का कॉस्ट अगर 50 रुपीज़ है मान लीजिए, तो 6 बॉल का 6 × 50, यहाँ पर Y है तो 6 × Y, तो इस तरह से ये बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना होगा कि 7 बैट उन्होंने लिया है, तो एक बैट का कॉस्ट X रुपया है, तो 7 बैट का कॉस्ट 7X हो गया, प्लस उन्होंने क्या खरीदा 6 बॉल, तो एक बॉल का कॉस्ट क्या है ₹Y, तो 6 बॉल का कॉस्ट 6Y, और कुल मिला के उन्होंने पे कितना किया है 3800। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा बनाते हैं। फिर 3 बैट उन्होंने खरीदा, तो एक बैट का X है तो 3 बैट का कितना होगा 3X, प्लस 5 बॉल है तो एक बॉल का अगर Y रुपया कॉस्ट है तो 5 बॉल का 5Y, और दोनों के लिए उनको पे करना पड़ा 1750 रुपीज़, ये उन्होंने पे किया। तो हमारा 2 इक्वेशन बन गया। और आप जान रहे हैं कि अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं और उसी से क्वेश्चन कहा गया है बनाने के लिए। तो किसी एक से फ्रॉम 1 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है, तो यहाँ से 6y निकाल लीजिए आप। 3800 माइनस 7x, ये 7x प्लस था इधर आया तो माइनस हो गया, और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या होगा आपको 3800 माइनस 7x बाय 6। तो ये हमारा y का वैल्यू फाइंड आउट हुआ भी, मतलब इन द रेस्पेक्ट ऑफ x, तो इसको 3 हम लोग कहें। तो y का वैल्यू आपने निकाला है किससे 1 से, तो पुट किस में करेंगे 2 में, ये आपको याद हो गया अभी तक। तो क्या लिखेंगे यूजिंग 3 इन 3 को कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग 2 में, तो क्या होगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3x तो आप लिख देंगे, लेकिन ये y के जगह आप कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए 5
y के जगह क्या लिखेंगे, 3800 माइनस 7x बाय 6 इज इक्वल टू 1750। और आप ऐसा जान चुके हैं कि ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ हमने एलसीएम निकाला 6 और यहाँ 1 है, इसलिए 6 3 जा 18x प्लस 5 इंटू 3800 माइनस 7x इज इक्वल टू 1750। और फिर यहाँ आप जान रहे हैं कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 18x प्लस 5 इंटू दिस क्या होगा, 0 0 0 और ये 19,000 माइनस 35x इज इक्वल टू 1750 इंटू 6। तो ये दोनों क्या है आपका लाइक टर्म, तो कितना होगा माइनस 17x और ये है प्लस 19,000 इज इक्वल टू, इसको आप इंटू कीजिए, इतना आ रहा है 10,500। तो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 17x इज इक्वल टू 10,500 माइनस 19,000, ये प्लस 19,000 उस साइड आप ले जाएंगे माइनस 19,000 और फिर माइनस 17x इज इक्वल टू माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा है और बड़ा वाला का साइन क्या है आपका माइनस है। तो यहाँ 0 और 0 फिर 5 और यहाँ 8, तो ये माइनस माइनस तो आपका कैंसिल हो गया और x का वैल्यू आया 8500 बाय 17 और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 500 और x क्या है आपका कॉस्ट ऑफ 1 बैट। तो हमारा कॉस्ट ऑफ 1 बैट जो है वो निकल गया ₹500। अब आपको यहाँ y जो है इन टर्म्स ऑफ x है, तो यहाँ से 3 से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रॉम 3 आप ले रहे हैं, क्या है y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x बाय 6 और x का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, यहाँ पर 500 है। तो क्या करेंगे यहाँ 3800 माइनस 7 इंटू 500 बाय 6 और ये निकला 3800 माइनस 3500 बाय 6 और जो हो गया 300 बाय 6, यानी कि ₹50 आपका कॉस्ट निकल गया, y जो है बॉल का कॉस्ट। तो आपको बैट और बॉल का कॉस्ट मालूम हो गया। कॉस्ट देयरफॉर कॉस्ट ऑफ बैट कितना है, वो निकला है आपको 500 और कॉस्ट ऑफ बॉल जो है वो निकला है ₹50 और ये ₹500। तो इस तरह से आपको अब चेक करना भी सिखा दिया आपको। तो अगर 500 बैट का कॉस्ट है तो 5 से इसको इंटू कीजिए, 3500 होगा। 50 से जब इसको करेंगे तो यहाँ 7 से जब हम 500 को करेंगे तो 3500 और 50 से जब इसको करेंगे 300 और टोटल जो होगा 3800, यानी कि हमारा आंसर भी सही है। तो साथ में आप बनाने के आंसर भी चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इस तरह से काफ़ी इजी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप 10-15 क्वेश्चन बनाएंगे फिर आपको कमांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा देखने में भारी भरकम और लंबा चौड़ा है, मगर डरिए नहीं आप, ये बस देखने ही में इतना बड़ा है, इसमें जान कुछ नहीं है। बस आप सुनिए समझिए फिर आपको लगेगा कितना इजी है। तो टैक्सी चार्ज की बात यहाँ हो रही है। किसी शहर में टैक्सी का जो चार्ज है वो सिर्फ किलोमीटर के हिसाब से नहीं है, उसमें कुछ पैसा आपको फिक्स चार्ज देना ही देना है। जिस तरह आप देखते होंगे आपका बिजली में जो मीटर आजकल उठता है तो उसमें एक फिक्स चार्ज, जितना आपका केबी का आपका है घर में बिजली, तो 8 रुपया 10 रुपया एक फिक्स चार्ज डेली वो देना ही है आपको, और उसके बाद जितना यूनिट आप बिजली जलाइए वो ऐड हो जाता है। तो उसी तरह उस शहर में भी टैक्सी चार्ज जो है
उसमें कुछ फिक्स चार्ज है कि अगर आप टैक्सी पर बैठ गए तो आपको 10 रुपया या 20 रुपया कोई जो फिक्स चार्ज है वो आप देना ही देना है, प्लस पर किलोमीटर आप जितना जाइएगा उस पैसा को उसमें ऐड करना है, यानी फिक्स चार्ज आपको देना ही है। टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, कौन कौन चार्ज है? डिस्टेंस कवर्ड प्लस फिक्स चार्ज, दो चार्ज ऐड कर रहा है वहाँ। तो वो आदमी जो ट्रेवल कर रहा है, तो अगर वो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो जो चार्ज है वो कितना पे कर रहा है? ₹105। 10 किलोमीटर अगर वो जा रहा है तो उसको 105 देना पड़ रहा है, और जब 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसका चार्ज कितना लग रहा है? 155। अब ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि फिक्स चार्ज क्या है और पर किलोमीटर चार्ज क्या है। तो और उसके बाद वो 25 किलोमीटर जाएगा। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ, तो ये सब निकालने के बाद आपको ये निकालना है कि अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना पे करना होगा। तो पहले हमको फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर पता चल जाएगा तो कितने भी किलोमीटर का हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में बस लंबा चौड़ा है। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज जो है वो उसको देना पड़ रहा है ₹X, वो फिक्स चार्ज दे रहा है, और चार्ज पर किलोमीटर जो है, पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो ₹Y है, मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो Y रुपया। तो अगर वो मान लीजिए कि 2 किलोमीटर गया तो X तो उसको देना ही देना है, प्लस 2 × Y, ये यहाँ पर आपको समझना है। तो यहाँ क्या है, ये कितना किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 किलोमीटर गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको ये फिक्स चार्ज उसको ऐड होगा ही होगा। तो x प्लस कितना जा रहा है? वो 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का रेट अगर y है तो 10 किलोमीटर का रेट क्या होगा? 10y, और दोनों मिला के उसको पे करना पड़ रहा है ₹105, इतना उसको पे करना पड़ा। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है कि वो 15 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसको फिक्स चार्ज तो देना ही है ना, ये फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना है, प्लस 15, और 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15y, और दोनों को मिला के उसको जो चार्ज पे करना पड़ रहा है वो है ₹155। तो दोनों इक्वेशन बन गया। इसके बाद तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप फटाफट कर ही सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो गया आपका? x + 10y = 105। तो हम लोग क्यों ना यहाँ पर x ही निकाल दें, 105 - 10y। तो इस तरह से एक हमारा यहाँ x का वैल्यू फाइंड आउट किए, और इसको हम लोग किससे निकाले हैं? 1 से, तो 2 में इसको पुट करेंगे। तो यूजिंग 3 × सेम सारा प्रोसेस वही है, बस आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझना है। तो यहाँ पर चार्ज पर किलोमीटर और फिक्स चार्ज जो निकालना था उसका हम लोग पहले मान लिए और इस तरह से इक्वेशन बनाए, और अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 क्या है? x + 15y = ₹155। यहाँ x के जगह पर आप क्या लिखेंगे? 105 - 10y, ये यहाँ से आप लिख दिए, x के जगह पर ये वैल्यू पुट किया गया, और प्लस क्या लिखे? 15y = 155। फटाफट सॉल्व कीजिए। 105 - 10y + 15y = 155। जब आप इन दोनों लाइक टर्म को किए 5y हुआ, और ये 155 - 105 क्या होगा आपको? ये हो जाएगा 50। तो y = निकला आपको 50/5 यानी कि 10। तो y आप किसको माने हैं? चार्ज पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का चार्ज जो हुआ वो यहाँ ₹10 लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 10 रुपये आपका हो गया। अब इससे फ्रॉम 3 आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो फ्रॉम 3
क्या होगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो लिखते हैं 105 माइनस 10 इंटू 10, तो क्या है आपको 105 माइनस 100 और जिससे निकला 5, यानी कि फिक्स चार्ज जो वो ले रहा है वो ₹5 ले रहा है। तो हमारा क्या निकला, फिक्स चार्ज, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज जो है वो हमारा x है और x यहाँ निकला है हमारा ₹5, तो ये ₹5 हो गया फिक्स चार्ज। फिर आपका ये जो है चार्ज पर किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर जो है वो हमारा y है और y कितना निकला है आपको, ₹10, तो ₹10 निकला है। तो इस तरह से हमारा फिक्स चार्ज भी निकल गया और चार्ज पर किलोमीटर भी निकल गया। तो फर्स्ट जो उसका पार्ट था वो बन गया। अब आपको हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर, अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो ही हैज़ टू पे, अब कितना करेगा, पे फॉर 25 किलोमीटर, वो क्या होगा, फिक्स चार्ज तो उसको देना ही है प्लस 25y, तो फिक्स चार्ज हमारा क्या है 5 प्लस 25 इंटू 10 और ये हो गया 5 प्लस 250, यानी कि उसको कितना रुपया देना होगा, 255 रुपीज़। ये हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट ये था, सेकेंड पार्ट जो बनाना था वो क्वेश्चन ये हमारा था। यहाँ तक आपका निकल गया और सेकेंड पार्ट हम लोग 25 किलोमीटर जाने पर उसको कितना पैसा देना होगा वो हम लोग निकाल लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, x का वैल्यू कितना है आपको 5, तो 5 और इसका 10 है तो 10 इंटू 10 100 और प्लस 5 105, यानी कि हमारा आंसर भी सही है। तो देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा था लेकिन कुछ था नहीं, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y तो 10 किलोमीटर का 10y, 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15y। तो इस तरह से दो इक्वेशन बनाए और उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिए। ये फ्रैक्शन वाला है, तो फ्रैक्शन तो इजी है, आप जानते हैं उसमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ निकालना क्या है, सबसे पहले तो क्या निकालना है उसको हम लोग देखते हैं। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम लोग कोई फ्रैक्शन ले लेंगे, लेट फ्रैक्शन बी x बाय y। अगर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर, तो x जो है वो हमारा न्यूमरेटर है और ये जो y है हमारा डिनोमिनेटर है। इतना तो आप समझ रहे हैं। तो फ्रैक्शन हमारा x बाय y है और न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। अब क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग को काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है कि 2 इज एडेड, 2 ऐड करना है, किस में, बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, दोनों में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, सिंपल। तो x प्लस 2 बाय y प्लस 2, दोनों में आप क्या किए, 2 ऐड कर दिए, तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो क्या बन गया, 9/11, मतलब ये अब फ्रैक्शन 9/11 हो गया। ये पहला हो गया हमारा। एंड दूसरा क्या कहता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब दोनों में क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो दोनों में 3 ऐड कर दिए, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 5/6। कितना सिंपल है आप देखिए। अब क्या करना है, आप बोलिएगा कि मैम इसमें तो ऐसा है, x है इधर, y नीचे आ गया, कैसे करें, कुछ नहीं, सिंपल, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे इसका, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको, तो फ्रॉम 1 आपको क्या आएगा, 11 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 2 को
और 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं y प्लस 2 को, बीच में इक्वल साइन लिख देना है। तो ये आया आपका 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, और इससे हमारा x और y को एक साइड ले आइए आप। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22, जो हो गया -4। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या आया आपका, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारा पहला जो था वो कन्वर्ट होके इस तरह से सिंप्लीफाई करके हमने इसको इस तरह का बना दिया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा क्या है, फ्रॉम 2 लेते हैं, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, तो 5 इंटू वाई प्लस 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस 18 और 5y प्लस 15, और ये होगा 6x माइनस 5y, और इधर 15 माइनस 18, तो ये हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा आ गया 4 इक्वेशन। तो हमारे पास 2 सिंपल इक्वेशन आ गए, और इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी एक से आप वैल्यू निकालिए और दूसरे में पुट कीजिए। तो यहीं से हम लोग निकाल रहे हैं, क्या होगा, 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y, और x इज इक्वल टू हो गया ये -3 प्लस 5y बाय 6। तो x का वैल्यू किससे आप निकाले हैं, फ्रॉम 4 आप निकाले, और इसका नाम क्या दिए, 5। तो 4 से हम लोग निकाले x का वैल्यू, तो रखेंगे किस में, 3 में। चूँकि 3 से निकालते तो 4 में रखते, 4 से निकाले तो अब 3 में रखेंगे। तो क्या निकाल, यूजिंग 5 इन 3, तो क्या है यहाँ 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारा है इक्वेशन जो है 3। अब x की जगह इसको पुट करना है, तो लिखिए 11 ब्रैकेट में -3 प्लस 5y बाय 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसके बाद आप जानते हैं कि पूरा बड़ा सा एलसीएम लेना होता है, तो 11 इंटू -3 प्लस 5y, और ये इसके नीचे 1 है, इसलिए ये 1 6 जा 6, तो 9 6 जा 54y इज इक्वल टू -4। अब आप समझ रहे हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। तो -33 प्लस 55y माइनस 54y बाय 6 इज इक्वल टू -4 बाय 1। ये दोनों लाइक टर्म है, कितना आया आपको 1y, और -33 इज इक्वल टू 6 इंटू -4, और यहाँ से आपको आया y इज इक्वल टू -24 प्लस 33, और जो हो गया 9। तो y का वैल्यू हमारा कितना निकला 9। तो किस में पुट करेंगे, यहाँ इसमें अगर हम y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो फ्रॉम 5 आप देखिए, फ्रॉम 5 आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3 प्लस 5 इंटू 9 बाय 6, और ये हुआ -3 प्लस 45 बाय 6, और यहाँ से आया आपको 42 बाय 6 x का वैल्यू, और ये 7 आ गया। तो x हमारा आया यहाँ 7 और y का वैल्यू 9। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, तो आप फिर लिखेंगे क्या कि देयरफॉर फ्रैक्शन इज x के जगह 7 और y के जगह 9, तो फ्रैक्शन आपका आ जाएगा 7 बाय 9। तो अब आप यहाँ लिख लीजिएगा। अब आपको लिखना होगा देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू
x बाय वाई, तो x का वैल्यू कितना निकला है आपका? x का वैल्यू है यहाँ 7, तो 7/9 यही आपका आंसर हो गया। x फ्रैक्शन क्या आया हमारा 7/9। अब चेक कर लीजिए क्या कहता है, 2 ऐड कीजिए दोनों में, तो 7 + 2 9 और 9 + 2 11, आ गया आपका 9/11। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है। तो ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। फ्रैक्शन निकालना था, एक्स वाई निकल गया, x के जगह 7 पुट किए, y के जगह 9, तो इस तरह से हमारा फ्रैक्शन फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन 3 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और आप देख रहे हैं कि इसमें आपको निकालना क्या है। पहले तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि निकालना क्या है। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, एज वाला क्वेश्चन, इसका मतलब ये है। तो इसमें एज हम लोग को निकालना होगा, जो भी होगा उसका। तो इसमें कौन कौन है? जैकब है और उसका बेटा, हिज सन, जैकब और उसके बेटे का जो है यहाँ एज के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा एज वाला, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट एज हम लोग ले लेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब का मान लिए हम लोग प्रेजेंट एज x, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का प्रेजेंट एज ले लिए y, मतलब ईयर्स में होगा, ये आप जानते हैं एज जो है। तो x ईयर्स है जैकब का एज और y ईयर्स है उसके बेटे का एज। तो पहले प्रेजेंट एज वाले क्वेश्चन में आप जरूर सपोज कर लीजिएगा। और उसके बाद क्या कहता है, 5 years हेंस का मतलब आफ्टर 5 years, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर 5 years। अब देखिए 5 साल के बाद आप खुद सोचिए कि एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा 5 साल के बाद। x है तो x + 5 हो जाएगा। अगर आप अभी 15 इयर्स के हैं तो 5 साल के बाद क्या होगा, 15 + 5 20, तो इसका x है तो x + 5, और एज ऑफ हिज सन जो होगा वो क्या होगा, y + 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो आपने 5 साल के बाद जैकब का क्या एज होगा और सन का क्या एज होगा, ये तो आपने निकाल लिया। अब यहाँ स्टेटमेंट क्या कहता है कि आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब, क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैसे हम लोग लिखेंगे, एज ऑफ जैकब का एज। विल का मतलब होता है इक्वल साइन, विल हो, इज हो, वाज हो, ये सब हो तो आपको इक्वल साइन उसके बदले लिखना है। 3 times मतलब 3 into दैट ऑफ हिज सन, मतलब एज ऑफ हिज सन यहाँ लिखेंगे। मतलब ये जो लैंग्वेज था उसको हम इस तरह से इक्वेशन में चेंज किए। एज ऑफ जैकब क्या है 5 साल के बाद, x + 5 = 3 into y + 5 जो उसके बेटे का एज है। तो इससे हमारा एक इक्वेशन आएगा x + 5 = 3y + 15, और यहाँ से आप क्या लिखेंगे, x - 3y = 15 - 5 यानी कि 10। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। तो एज वाले में हम लोग क्या करते हैं, अगर आफ्टर दिया है तो आफ्टर 5 years 10 years जो भी दिया है दोनों का एज निकालते हैं और जैसे कह रहा है वैसे लिख के एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि 5 years एगो मतलब 5 साल पहले। तो अगर आप अभी 15 years के हैं तो 5 साल पहले का एज निकालने के लिए क्या करेंगे, आप छोटे रहे होंगे तो 15 - 5 यानी कि 10 years के उस समय रहे होंगे, यानी जो अभी आपका प्रेजेंट एज है एगो का एज यानी पहले का एज निकालने के लिए आपको उसको माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 years एगो। अब फिर
इतना 5 साल पहले दोनों का एज क्या रहा होगा? अगर प्रेजेंट एज इतना है तो एज ऑफ जैकब का एज क्या रहा होगा? अगर अभी प्रेजेंट एज x है, जैसे आप 15 में से 5 माइनस किए थे, इसका x है तो x माइनस 5 लिखेंगे। और उसके बेटे का एज क्या होगा? एज ऑफ हिज सन 5 साल पहले क्या होगा? अभी y है तो 5 साल पहले y माइनस 5 रहा होगा। अब आपका क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट कर रहा है कि 5 years ago जैकब का एज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ जैकब क्या कर रहा है? जैकब का जो एज है, एज ऑफ जैकब, ये क्या है? वाज फिर आ गया तो आप क्या लिखेंगे वाज के जगह? इक्वल साइन। 7 times यानी 7 into that of his son, age of his son, जो लिखा है देखिए कैसे हम इक्वेशन बनाए, ये सीख लीजिएगा तो वर्ड प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो एज ऑफ जैकब क्या है हमारा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू एज ऑफ हिज सन y माइनस 5। अब यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा 7y माइनस 35 और इससे आएगा आपका x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 और इससे आपका इक्वेशन आया x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। तो 2 इक्वेशन आ गया तो दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए x इज इक्वल टू क्या होगा? 7y माइनस 30 और बनाना है क्वेश्चन किससे? आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चूंकि 2 से निकाले हैं इसको, इससे निकाले हम लोग 2 वाले से ये निकला है। तो 2 से जब ये निकला है तो 1 में पुट करेंगे तो यूजिंग 3 in 1 में इसको यूज करेंगे। क्या है? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 7y माइनस 30। तो 7y माइनस 30 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये x के जगह हम लोग इस वैल्यू को रखें और फिर माइनस 3y और फिर इज इक्वल टू 10। तो आप देख रहे हैं क्या होगा? ये 7y माइनस 3y 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30 यानी कि 40 हो गया। तो y इज इक्वल टू 10 ईयर्स आपको आ गया। y 10 ईयर्स है यानी y किसका एज है? उसके बेटे का एज है। तो हमारा उसका बेटा का जो एज था वो तो निकल गया, लेकिन अब इस y के वैल्यू को इसमें जब पुट करेंगे तो जैकब का एज फाइंड आउट हो जाएगा। इस y को हम लोग 3 में पुट करते हैं तो पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3 में रखे हम लोग। तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 10 माइनस 30। तो इसके आगे तो बहुत सिंपल है, आप समझ रहे हैं। 70 माइनस 30 इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 40 ईयर्स। और ये जो है x किसका एज है? x जो है जैकब का एज है। तो अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज, हम लोग को यहाँ क्या निकालना है? प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब क्या हम लोग लिए थे? x लिए थे और x का वैल्यू जो है हमारा 40 ईयर्स आ गया। तो प्रेजेंट एज जैकब का आप निकाल लिए एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं। तो उसका बेटा का प्रेजेंट एज है y और y हमारे यहाँ क्या निकला है? 10 ईयर्स। तो यहाँ हो गया 10 ईयर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एज वाला प्रॉब्लम होता है वो काफ़ी सिंपल होता है।
तो आई होप आपको ये सारे वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे और ढेर सारा क्वेश्चन आप साइड बुक से लेके कुछ इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।